नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के न्यू सिलेबस के अनुसार नागरिकता वाले पार्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो नागरिकता का वर्णन है संविधान के भाग 2 में किया गया है। पहले भाग में ये बताया गया है कि भारत और उसके संघ के बारे में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें आर्टिकल 1 में कहा गया है। लेकिन दोस्तों जो भाग 2 है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया और नागरिकता कितने आर्टिकल से है, और आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में, तो भाग 2 में, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। और दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कई बार पूछा गया है कि एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन वाले संविधान से हमने लिया है एकल नागरिकता। और दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का है। बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है। 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के निम्न आधार हैं। जन्म से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की देशीयकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा, या आप किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में मिला लिए जाने पर भी अगर उस राज्य के निवासी हैं या उस जगह के निवासी, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है, अर्थात भारतीय नागरिकता को त्यागा किस प्रकार से जा सकता है। तो नागरिकता का प्रत्याग करके भी आप भारतीय नागरिकता छोड़ सकते हैं, या आप किसी अन्य देश, दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिए तो भी भारतीय देश की नागरिकता आपकी खत्म मानी जाएगी। और भारत सरकार द्वारा नागरिकता अगर यदि आपसे छीन ली जाती है, आप कोई देश विरोधी वर्ग करते हैं, तब भी आपसे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आर्टिकल 5 है इसमें संविधान के प्रारंभ में अधिवास द्वारा नागरिकता का वर्णन किया गया है कि अधिवास द्वारा नागरिकता कहाँ पर लिखी गई है, तो अनुच्छेद 5 में। और ये 6वें अनुच्छेद में लिखा है कि पाकिस्तान से माइग्रेशन करके माइग्रेट हुए जो व्यक्ति आए भारत में, तो व्यक्तियों को नागरिकता, यानी पाकिस्तान छोड़कर जो भारत आए उनको नागरिकता किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, आर्टिकल 7। और पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो हैं, जैसे यहाँ भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए तो उनके नागरिकता के विषय में किस में लिखा गया, आर्टिकल 7 में। और भारत के रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता किस में है, आर्टिकल 8 में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी नागरिकता तो भारत की है लेकिन वो रहते किसी दूसरे देश में, अर्थात कमाने के पर्पज़ से गए हैं या कहीं सर्विस करने के पर्पज़ से गए। कुछ लोग विदेश में पढ़ने भी जाते हैं तो लेकिन उनकी नागरिकता भारतीय ही रहती है, वो सिर्फ अपित पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी इस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 8 में किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो आर्टिकल 9 है उसमें भी नागरिकता से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं। यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे दोस्तों यदि आप अमेरिका में रह रहे हैं और आप अमेरिका की अगर नागरिकता स्वेच्छा से ले लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। और किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीत से नहीं छीना जा सकता है। आपकी जो नागरिकता का अधिकार है वो आपसे सिर्फ संसदीय विधान से ही छीना जा सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 10 में है। और आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि नागरिकता से संबंधित समस्त विधान बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी। संसद ही बना सकती है नागरिकता से रिलेटेड कानून जो बनाना है। दोस्तों आपको बता दें कि संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, नागरिकता अधिनियम पारित किया था। अब तक 5 बार संशोधन हो चुके हैं 1955 के नागरिकता अधिनियम में। अंतिम बार संशोधन 2015 में हुआ था। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है नॉन रेजिडेंस इंडियन, NRIS, अनिवासी भारतीय, जो वहाँ निवास नहीं करते हैं सिर्फ, लेकिन वो भारतीय हैं, यानी वहाँ निवास नहीं करेंगे, कुछ दिन के लिए गए हैं। और भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कभी कभी आपने देखा होगा कि भारतीय मूल के व्यक्ति लिखा रहता है, जैसे यहाँ अगर उन लोगों का घर रहता है, कुछ लोग जाकर अमेरिका में वर्क करने लगते हैं तो उन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। उनके जो वंश है भारत से स्टार्ट हुए हैं। और दोस्तों भारत के सीमा पारीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस 3 प्रकार के जो विदेशों में बसे हैं भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में इस प्रकार के बांटा गया, निवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के सीमा पारीय नागरिक। और दोस्तों आपको बता दें कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा PIO का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तथा OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम का विलय कर दिया गया इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में। उसके बाद आता है नागरिकता संशोधन कानून दिसंबर 2019 को जो लागू किया गया, नया वाला नागरिकता संशोधन कानून दिसंबर 2019 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी लोगों को जो वर्ष 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी।
ये जो नागरिकता संशोधन कानून आया था 2019 में दिसंबर में, इसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो लोग अफगानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं और भारत में रह रहे हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन किसका किसका उल्लेख किस किस अनुच्छेद में है। तो पहला भाग में क्या है, भाग 1 में है संविधान में टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। भाग 1 में क्या बताया गया है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र होने के बारे में बताया गया है कि भारत में, ये भाग 1 में बताया गया। और इसकी कितने आर्टिकल से है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, अर्थात अनुच्छेद 1 से 4 तक इनका वर्णन है संघ व उसके राज्य क्षेत्र का, ये भाग 1 में है। और दोस्तों दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन है, इसका जो आर्टिकल है 5 से 11 तक है। मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक है, ये भाग 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में से पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने आर्टिकल तक तो हैं, 36 से 51 तक है। किस भाग में है, भाग 4 में। और भाग 4 का ए यानी भाग 4 का जो है उसमें मौलिक कर्तव्य बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी, 51A के तहत ये आर्टिकल 51A में लिखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं और पूछे जाते हैं, इस वजह से ये इकट्ठा मिल रहा है, आपको पढ़ लीजिए। और 5वां जो भाग है उसमें संघ के बारे में बताया गया, संघ की कार्यपालिका, विधायिका और CAG कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, न्यायपालिका के बारे में बताया गया है 5वें भाग में। तो 5वें भाग में कुल मिलाकर सेंट्रल के बारे में, केंद्र के बारे में बताया गया, केंद्र की जितनी बातें होती हैं वो 5वें भाग में लिखी गई, 52 से 151 तक। उसके बाद में राज्य के बारे में बताया गया भाग 6 में, 152 से 237 आर्टिकल तक। और उसके बाद में जो 7वां भाग था उसे प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे खत्म कर दिया गया 238 में। भारत प्रथम अनुसूची के भाग बी के जो राज्य 238 में हल्का फुल्का मिलता है, लेकिन 7वें संविधान जो 7वां भाग था इसको मान लीजिए खत्म कर दिया गया। जो 8वां भाग है उसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, 239 से 242 तक आर्टिकल है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। उसके बाद में 9 वाला तो इम्पोर्टेंट ही है, पंचायतें, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 9 में 243 से 243 तक कुल 16 अनुच्छेद हैं इसमें। और भाग 9A यानी नगर 9 का में क्या है, नगर पालिकाएँ, 243P से 243ZG तक है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र आर्टिकल भाग 10 में है और इसको 244 से 244A तक डिफाइन किया गया। भाग 11 में है संघ व राज्यों के बीच संबंध व अध्याय 1 व 2, 245 से 263। वित्त संपत्ति संविदा व वाद, ये भाग 12 में है, 264 से 300A आर्टिकल है। जो भाग 13 उसमें भारतीय राज्य में वाणिज्य आप कैसे कर सकेंगे, व्यापार समागम, इन सब के बारे में बताया गया है, 301 से 307 तक आर्टिकल है। 308 से 323 तक जो आर्टिकल है वो भाग 15, इसमें क्या है, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, इन सब के बारे में बताया गया है, जिससे IAS PCS ये सब कैसे बनते हैं। और भाग 15 का जो है इसमें अधिकरण से रिलेटेड है, 323A से 323B तक है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भाग 16 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार कि भाग 16 में क्या है, चुनाव है, निर्वाचन से रिलेटेड है, 324 से 249 है। और SC ST OBC हेतु प्रावधान क्या है, 330 से 342 जो भाग 16 है। और जो भाग 15 इसमें चुनाव से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो भाग 17 है उसमें राजभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी, इसका उल्लेख किस में है, वो 343 से 351। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं हिंदी, भारत की राज्य भाषा हिंदी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं, 352 से 360 अर्थात जो आपातकाल लगते हैं, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये सब। और भाग 19 में मिश्रित तत्व प्रकीर्ण है, 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन है, 368 में बताया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भाग 21 में तत्कालीन संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध व प्रावधान है, 369 से 392 तक ये है। उसके बाद में ये है लघु शीर्षक प्रारंभ व हिंदी में प्राधिकृत पाठ, 393 से 395। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 4 जो भूमि सुधार से संबंधित है, संविधान के भाग 4 में क्या है, भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ वर्क दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है
कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को, यही मौलिक अधिकार वाले पार्ट को। संविधान के भाग 4 का को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया, अर्थात जो मूल कर्तव्य थे वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए, जोड़े गए अपने भारतीय संविधान में। संविधान के भाग 6 को राज्य का संविधान कहा गया और 5वां संविधान संघ का संविधान है। दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार हैं जिनका वर्णन 12 से 35 तक है, ये संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 थे। दोस्तों आपको बता दें कि समानता का अधिकार कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात भारत के सभी नागरिकों को विधि यानी कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, मतलब आर्टिकल 15 है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं करना है भारतीय नागरिकों के साथ। और अनुच्छेद 16 में है क्या है? समान अवसर। तो भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। कहने का मतलब है लोक नियोजन में समानता। जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, उसमें छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। कहने का मतलब उसमें छुआछूत नहीं है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा। तो आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। अब उसके बाद में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922 से अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है, जो इस प्रकार है। आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता है, सूचना पाने की स्वतंत्रता है। 19B में क्या है? शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C में क्या है? किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D में क्या है? देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ई में क्या है? निवास की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद G में क्या है? व्यापार, व्यवसाय व रोजगार की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? जो आप भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 20। उसके बाद में हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं जिसमें निजता का अधिकार है। तो भारतीय नागरिकों की जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन करता है? आर्टिकल 21। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार भी जीवन का अधिकार माना है। तो आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 के काम क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से है। कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों, खनन क्षेत्रों या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अर्थात अनुच्छेद 23 में मानव से बलात्श्रम पर रोक लगाया गया, क्योंकि मानव से हठपूर्वक दुर्व्यापार नहीं करना है, उसका मानव से हठपूर्वक श्रम नहीं कराना है। और आर्टिकल 24 में क्या है? बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों में, खनन क्षेत्रों या किसी अन्य प्रकार के जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, आर्टिकल 24 में कहा गया। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 में क्या है? भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। इसके अंदर सिखों को हटा रखने की भी स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 26 में है कि भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, कोई भी संचालन कर सकते हैं, विधि सम्मत सम्मति अर्जित कर सकते हैं, स्वामित्व रख सकते हैं, नियंत्रण का अधिकार देता है। यह आर्टिकल 26 है। और आर्टिकल 27 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 इसके अंतर्गत राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 28 में कहा गया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 29 से 30 है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को उनकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है जो उसे बनाए रखने का उन्हें पूरा अधिकार है। और आर्टिकल 30 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। इसमें अल्पसंख्यक भी अपनी शिक्षण संस्थाएं स्वयं खुद खोल सकते हैं। और उसके बाद में जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मतलब संविधान की आत्मा कहा है, वो आर्टिकल 32 ही है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार मूल अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान का हृदय व आत्मा कहा है आर्टिकल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे। और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और कौन कौन सी रिटें हैं?
कौन कौन सी रिटें हैं, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी रिटें निम्नलिखित हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि बंदी के कारणों को जाना जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि बंदी के कारणों को जाना जा सके, कि बंदी को क्यों बंधक बनाया गया है, उसका कारण जाना जा सके, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू कर सकता है। परमादेश क्या होता है? इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देता है कि वो उस कार्य को करे जिसके हेतु वो बाध्य है, उसने उस कार्य को करने से मना कर दिया हो, इसलिए परमादेश जारी किया जाता है। उसके बाद में आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दें कि ये रिट किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके माध्यम से न्यायालय न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। मान लीजिए कोई न्यायालय जो अपना जो जितना उसका एरिया है उस एरिया से बाहर निकल करके वर्क कर रहा है तो उस पर प्रतिषेध उससे ऊपर वाला न्यायालय उसके लिए जारी करेगा। उत्प्रेषण क्या होता है? ये प्रतिषेध के समान ही इस रिट द्वारा वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है तो रोकता है। जैसे उच्च न्यायालय, मान लो कोई सिविल कोर्ट है, उसको रोकता है। और अधिकार परीक्षा क्या है? ये रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लिया गया हो, तो उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया, इसलिए अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। और मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे किया जाता है? मौलिक अधिकारों को आपातकाल या विशेष परिस्थिति में निलंबित या कम किया जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार चाहे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, परंतु देश की सुरक्षा और जन कल्याण से ऊपर नहीं हो सकते। आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। शेष मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति को विशेष अध्यादेश लाना पड़ता है। और आर्टिकल 20 व 21 कभी भी आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकते। कहने का मतलब 20 व 21 आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बनते। पिछली बार पेपर यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने भाग 4 कई बार बता दिया, तो दोस्तों अगर ये बार बार आ रहा है तो आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप इस PDF को जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं ना, तो कहने का मतलब आप समझिए एक बुक पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि ये बुक की ही PDF है एक्चुअली। तो आपको ये पूरे पेट के सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएंगे। अब जल्द ही हमारी पॉलिटी भी 2-3-4 वीडियो में और ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आप कोई अदर विषय पढ़ना चाहते तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।